Hi students, welcome in chemistry classes. I am Priyanka Jain and you are watching one of the very important lecture. आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही important lecture लेकर आई हूँ. That is quick tips about polymer chemistry. आपको पता है polymer chemistry एक बहुत ही छोटा topic है, लेकिन बहुत ही important topic है. Every year एक क्वेश्चन आपसे पॉलीमर केमिस्ट्री से पूछा ही जाता है. आप पूरे क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखिएगा, आपको मिल जाएगा, हर साल एक क्वेश्चन मिलेगा पॉलीमर केमिस्ट्री से. तो आप समझ सकते हैं इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है. अगर आपने सोचा हुआ है कि इसको स्किप कर देते हैं तो प्लीज ऐसा मत करिएगा. अगर आप पे बिल्कुल भी टाइम है तो आप इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही सिंपल पूछे जाते हैं. कभी कभी तो डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा जाता है और वो आप कर सकते हैं. ठीक है, तो इसलिए ये टॉपिक आपको आना चाहिए. एक क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपसे पूछा जाता है पॉलीमर केमिस्ट्री में, दैट इज फ्रॉम मोलर मासेस. ठीक है, मोलर मासेस से क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है. देखिए यहाँ पर बेसिकली 3 टाइप के आपके मोलर मासेस होते हैं, आप 4 टाइप के कह सकते हैं, लेकिन जो 2 हैं वो इम्पोर्टेंट है. एक है नंबर एवरेज मोलर मास. एक्चुअली में क्या होता है, पॉलीमर्स जब बनते हैं तो उनके मास क्या होते हैं, हर चेन अलग अलग लेंथ की होती है. तो हम उनके मास को आप एक्यूरेटली नहीं बता सकते हैं, आप उनका एक एवरेज लेते हैं. ठीक है, तो हम अलग अलग टाइप के एवरेज मोलर मासेस यूज करते हैं. एक होता है नंबर एवरेज मोलर मास, जिसे हम डिनोट करते हैं एम एन बार के द्वारा. ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, एम एन बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एन आई एम आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एन आई. यहाँ पर ये एन आई एम आई क्या है, एन क्या है, इंडिविजुअल जो चेन्स है उनका नंबर, और एम उनका मास. ठीक है, तो जैसे कि एक आपकी मान लीजिए आपके पास 100 चेन्स हैं, उनका मोलर मास है 1000. ठीक है, उनको आप प्लस कर दीजिए. ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास मान लीजिए 200 चेन्स हैं और उनका नंबर है, उनका मास है 2000, उसे सम अप कर दीजिए. फिर आप क्या करिए, आपके पास तीसरी टाइप की 300 चेन्स है, मान लीजिए आपके पास 1 लाख मोलर मास वाली, तो उनके मासेस को उनके नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस प्रकार से आप करते जाइए और इसको डिवाइड कर दीजिए उनके नंबर से, यानी कि 100, 200, 300 जो भी कुछ था उनसे. तो इस तरीके से जो आपको मोलर मास मिलेगा वो क्या होगा, नंबर एवरेज मोलर मास होगा. तो ये सिंपल फॉर्मूला है, इसी तरीके से आपको पुट ऑन करना है और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा. अभी दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वेट एवरेज मोलर मास से. दूसरा जो इंपॉर्टेंट मोलर मास है दैट इज वेट एवरेज मोलर मास. ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं एम डब्ल्यू बार से. ठीक है, और इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एम डब्ल्यू बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एन आई एम आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एन आई एम आई. ठीक है, कभी कभी इसका क्वेश्चन का आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं. ये क्या है, एवरेज है एम स्क्वायर अपॉन एवरेज एम. ठीक है, इस तरीके से भी लिखा होता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों एक ही है. अब इसको लिखते कैसे है, देखिए आपको सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे, जितनी भी चेन्स है, नंबर है, उनको किससे मल्टीप्लाई करिए, उनके मास के स्क्वायर से. ठीक है, मान लीजिए 100 चेन 1000 की है, तो आप 100 चेन्स का नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1000 उनके मोलर मास के स्क्वायर से. ठीक है, इसी तरीके से n2 m2 स्क्वायर प्लस n3 m3 स्क्वायर और सो ऑन. ठीक है, ये आपको करते जाना है और इसको डिवाइड करना है n1 मल्टीप्लाइड बाई m1 प्लस n2 मल्टीप्लाइड बाई m2 प्लस n3 मल्टीप्लाइड बाई m3 एंड सो ऑन. इस तरीके से जो आपको मोलर मास मिलेगा दैट इज वेट एवरेज मोलर मास. इसके अलावा एक और होता है जेड एवरेज मोलर मास, लेकिन उससे कोई क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है, इसलिए मैं उसको अभी यहाँ पर नहीं लेती हूँ. ठीक है, अभी इसके बाद क्या आता है, एक आता है पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स. पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स को हम कहते हैं पीडीआई. ठीक है, और एक्चुअली में क्या होता है, दैट इज द रेशियो ऑफ वेट एवरेज मोलर मास डिवाइडेड बाय नंबर एवरेज मोलर मास. ठीक है, वेट एवरेज मोलर मास को नंबर एवरेज मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए. अगर इसकी वैल्यू इफ एम डब्ल्यू अपॉन एम एन इज इक्वल टू 1, अगर ये वैल्यू 1 आती है तो आप क्या कहोगे, जो आपका सैंपल है वो कैसा है, मोनो डिस्पर्स है. ठीक है, तो अगर आपको कभी भी मोनो डिस्पर्स सैंपल दिया हुआ है तो उसका मतलब क्या है, वहां पर
MW यानी कि वेट एवरेज मोलर मास और नंबर एवरेज मोलर मास सेम होंगे। डायरेक्ट एक क्वेश्चन इसमें पूछा जा चुका है, ठीक है, तो इसलिए ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखिए एक होता है प्रोबेबिलिटी कर्व, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व फॉर मोलर मासेस। इससे भी आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व क्या होता है। इस तरीके से यहाँ पर एक कर्व होता है आपका, जिसमें प्रोबेबिलिटी को हम मास के अगेंस्ट क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। तो जो कर्व मिलता है ना, वो कुछ इस टाइप से मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे ऐसे लाइन खींची हुई होती है, ऐसे पूछा जाता है, यहाँ पर जो आएगा वो होगा नंबर एवरेज मोलर मास, ठीक है, और यहाँ पर जो आएगा आपका दैट विल बी वेट एवरेज मोलर मास, और इनके बीच में कहीं पर जो आता है दैट इज विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास, ठीक है। यहाँ पर जो आएगा वो होगा विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास। अब आप कहोगे विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास तो आपने बताया ही नहीं, तो ठीक है मैं उस पर भी आती हूँ। विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास क्या होता है, देखिए जब हम विस्कोसिटी के द्वारा मोलर मासेस का एवरेज निकालते हैं तो उसे हम कहते हैं विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास, और उसका फॉर्मूला देखिए, इसको हम डिनोट करते हैं mv बार के द्वारा, ठीक है। और इसके लिए जो फॉर्मूला आता है वो होता है ऐसे, ये दिस इज इक्वल टू के mv पावर e। ईटा इसको हमने इस तरीके से लिखा, मतलब हम इसका साइन नहीं देखेंगे। ईटा इज इक्वल टू के mv टू पावर e। यहाँ पर जो k है और a है, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म्स है, ठीक है। और जो आपको mv दिखाई दे रहा है, दिस mv इज कॉल्ड द विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास। ये विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास होता है। इससे भी डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा जा चुका है आपसे क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपसे और पूछा गया है, ये इक्वेशन देखिए, पहली बात ये जो इक्वेशन है ना, इसको हम कहते हैं मार्क कून इक्वेशन या मार्क कून हुबिंग साकुरादा इक्वेशन, ठीक है। कभी कभी मार्क कून के नाम से भी आपको दे दिया जाता है, कभी ऐसे भी दे दिया जाता है, तो ये नाम इसका पता होना चाहिए। दिस इक्वेशन इज नोन एज मार्क कून हुबिंग साकुरादा इक्वेशन। और यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या एक बार पूछा गया है, दैट इज ये जो ईटा है, दिस इज इक्वल टू लिमिट c टेंड्स टू 0, यानी कि जब कंसंट्रेशन 0 के अप्रोच करती है, ईटा अपॉन ईटा नॉट माइनस 1 अपॉन c, ठीक है। यहाँ पर ईटा क्या है, दैट इज विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन, और ईटा नॉट क्या है, विस्कोसिटी ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो इस पर जो क्वेश्चन आया था आपका जून 2013 में आया था, ठीक है, जून 2013 में इस पे क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन मैंने आपका कराया हुआ है, आप पॉलीमर केमिस्ट्री के वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं, वहां पर आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी इस लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चंस नहीं कराने वाली हूँ, बेसिक फॉर्मूलाज बता रही हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको और भी क्वेश्चंस बता दूंगी, जो रिसेंट कुछ ईयर्स के क्वेश्चन हैं जो आपके रह गए हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगी। बाकी पुराने लेक्चर्स में आपको पुराने जितने भी क्वेश्चन है वो सारे मिल जाएंगे। अब देखिए काइनेटिक्स, जो पॉलीमेराइजेशन की काइनेटिक्स है उससे भी रिसेंटली काफी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो जो काइनेटिक्स होती है ना पॉलीमेराइजेशन की, वो आप जानते हो दो टाइप की होती है। एक तो होती है आपकी एडिशन पॉलीमराइजेशन, और एक होता है आपका कंडेंसेशन या स्टेप वाइज पॉलीमराइजेशन। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन में तो एक फॉर्मूला बनता है, ज्यादा नहीं है। एडिशन पॉलीमराइजेशन आप जानते हो, जो फ्री रेडिकल वाला एडिशन होता है वो एडिशन पॉलीमराइजेशन में ही आता है, जहाँ फर्स्टली रिएक्शन इनिशिएट होती है, फिर उसकी ग्रोथ होती है और फिर एंड होता है, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, जब हम एडिशन पॉलीमराइजेशन पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है आपका काइनेटिक चेन लेंथ, इसको हम डिनोट करते हैं गामा से, दैट इज इक्वल टू ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इनिशिएशन स्टेप, इसके द्वारा इसे दिया जाता है। या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, रेट ऑफ प्रोपगेशन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इनिशिएशन। तो इस फॉर्मूले से एक्चुअली में दिसंबर 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से, ठीक है। अभी तो रिसेंटली कोई क्वेश्चन इससे नहीं पूछा गया है, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अभी जो बेसिकली क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं वो पूछे जा रहे हैं स्टेप वाइज पॉलीमराइजेशन से। स्टेप वाइज पॉलीमराइजेशन में देखिए एक तो आपसे पूछा जाता हैगा डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, इसको हम डिनोट करते हैं इसके द्वारा ऐसे, एन एवरेज ऑफ एन, इसके द्वारा हम इसको डिनोट करते हैं, एंड दिस विल बी इक्वल टू एन नॉट अपॉन एन, ठीक है।
और या फिर इसे कह सकते हैं सी नॉट अपॉन सी, ठीक है, कुछ भी कहिए, ये एक्चुअली में इक्वल होता है 1/1 माइनस पी के, ठीक है। यहाँ पर पी क्या है, पी इज द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लिंकेज, उसको हम डिनोट करते हैं पी से, ठीक है। तो जो ये हमारी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन है दैट इज इक्वल टू 1/1 माइनस पी, या एक और फॉर्मूला इसके लिए जो होता है वो क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इज इक्वल टू 1 प्लस सी नॉट के टी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये याद रखिएगा, इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। फॉर्मूला भी पूछा जा चुका है, ये वाला फॉर्मूला पूछा जा चुका है, ई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 सी नॉट स्क्वायर के टी, ठीक है। डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जून 2019 में, तो ये तो इसका एक फॉर्मूला है, और यहाँ से इस फॉर्मूले से आप डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन निकाल सकते हैं। आपको इनिशियल कंसंट्रेशन दी है, ठीक है, कांस्टेंट दिया है, रेट कांस्टेंट, और टाइम दिया है, आपको उनको मल्टीप्लाई करना है, 1 से ऐड कर देना है, तो आपकी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन निकल आएगी, ठीक है। एक और फॉर्मूला आता है आपका, वो फॉर्मूला क्या है आपका, दैट इज 1 माइनस पी टू पावर के इनवर्स 1 इज इक्वल टू एन के अपॉन के, या इसको हम कहते हैं एक्स के, इस मीन्स ये इसका मतलब क्या है, एक्स के का मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ के मर्स, कितने के नंबर वाले मर्स मर रहे हैं, मतलब के मर्स मतलब पॉलीमर्स जिस तरीके से हम बोलते हैं, अगर 10 चेन की लेंथ है तो 10 मर्स, ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ के मर्स। तो ये फॉर्मूला और होता है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर के क्या है, के जो है वो यूनिट है, के लिख लीजिए आप, के एक्चुअली में के जो है ना वो एन के बराबर है, के या एन एक ही बात है, दैट इज यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ पॉलीमर, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ पॉलीमर, इसको हम के से भी डिनोट कर सकते हैं या एन से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये आपके यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस निकल के आते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिए, ये वाला जो फॉर्मूला है ये डायरेक्ट आपसे पूछा जा चुका है 2016 के क्वेश्चन पेपर में, ठीक है, ये आपसे पूछा जा चुका है 2019 के क्वेश्चन पेपर में, तो डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं पॉलीमर केमिस्ट्री से, इसलिए अगर आप सिर्फ फॉर्मूलाज भी लर्न कर लेते हैं तो हो सकता है आपका कोई क्वेश्चन फंस जाए, ठीक है। इसलिए पॉलीमर केमिस्ट्री को आई थिंक छोड़ के नहीं जाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक लास्ट फॉर्मूला यहाँ पर और आता है काइनेटिक्स से, वो क्या है, फ्रैक्शन ऑफ ग्रुप्स कंडेंस्ड एट टाइम टी, टी टाइम में कितने ग्रुप्स कंडेंस हो रहे हैं, दैट इज इक्वल टू के टी, ए नोट लिख लीजिए आप या सी नोट लिख लीजिए, देखिए अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया हुआ है, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ए नोट और सी नोट बराबर है, ये क्या है, आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज इनिशियल कंसंट्रेशन, ओके। तो हमको ये फॉर्मूला यूज करना है अगर हमसे फ्रैक्शन के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूलाज तो आपके हो गए काइनेटिक्स से रिलेटेड, ठीक है। अभी इसके बाद एक चीज और आपसे पूछी जाती है, लेंथ ऑफ पॉलीमर चेन्स, एक आपसे पूछी जाती है कंटूर लेंथ। कंटूर लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, आर सी इज इक्वल टू एन इंटू एल, यहाँ पर एन क्या है, मोनोमर यूनिट्स का नंबर, नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स, और एल यहाँ पर क्या है, लेंथ है उनकी, लेंथ ऑफ ईच। एक आपका आता है रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं RMS के द्वारा, दैट इज इक्वल टू n टू पावर हाफ इंटू एल, ठीक है। एक होता है आपका एंड टू एंड डिस्टेंस, मीन एंड टू एंड डिस्टेंस, इसको हम डिनोट करते हैं R बार के द्वारा, दैट इज 8/3 पाई टू पावर हाफ n टू पावर हाफ L, ठीक है। और एक और फॉर्मूला है आपका, दैट इज मोस्ट प्रोबेबल एंड टू एंड डिस्टेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं RMP के द्वारा, दैट इज इक्वल टू 2/3 टू पावर हाफ n टू पावर हाफ L, ठीक है। तो ये सारे हुए आपके फॉर्मूलाज पॉलीमर केमिस्ट्री से रिलेटेड, इन्हीं सारे फॉर्मूला से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट पहले के जितने भी हैं वो मैंने कराए हुए हैं,
रिसेंट कुछ ईयर्स के क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो मैं अपने आगे वाले लेक्चर्स में आपको करा दूंगी। ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करिए। अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।